नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पुष्पोम एजुकेशन में। दोस्तों, हम हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन परंपरा को देख रहे थे, जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना शुरू किए हम लोग, जो कि नेट जेआरएफ की परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसकी दूसरी यूनिट में रखा गया है। हिंदी साहित्य का इतिहास हमें पूरा पढ़ना होगा और जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होती है या सहायक आचार्य आप कह सकते हैं, उस परीक्षा में भी हमें हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा पढ़ना है। उसमें भी एक इकाई के रूप में दिया हुआ है पाठ्यक्रम। हम जल्दी ही उसका भी आपके साथ शेयर करेंगे। उसके बाद जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होती है, चाहे किसी भी राज्य की हो, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार या राजस्थान, झारखंड, किसी भी राज्य की जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होती है या राजस्थान की स्कूल व्याख्याता की परीक्षा, उन सभी परीक्षाओं में हिंदी साहित्य के इतिहास से बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं और पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास उसमें पढ़ने के लिए पाठ्यक्रम में रखा हुआ है। तो आज की कक्षा उन सभी प्रतियोगियों के लिए अति महत्वपूर्ण है और साथ ही महत्वपूर्ण है एमए और बीए के सेमेस्टर वाले जो हिंदी विषय लेकर के पढ़ रहे हैं जो विद्यार्थी, उन विद्यार्थियों के लिए भी यह कक्षा अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ रहे हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास से उनकी परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं और एक अलग प्रश्न पत्र के रूप में भी यह हिंदी साहित्य का इतिहास रखा हुआ है जो कि उन्हें पढ़ना है। तो आज हम उसी हिंदी साहित्य इतिहास के क्रम में, जैसे कि हम हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन की परंपरा को हम देख चुके थे, आज हम और आगे हम चल रहे थे हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण हम पढ़ रहे थे। तो उसी काल विभाजन और नामकरण के क्रम में क्या देख रहे हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण, हम हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण देख रहे हैं। इसमें हम क्या देखेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास का जो विभाजन है या नामकरण है, इसमें आरंभिक प्रयास को देखेंगे। आरंभिक प्रयास कौन कौन से होते हैं या कौन लोग करते हैं, हम ये देखेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास का जो काल विभाजन है उसका आरंभिक प्रयास किसके द्वारा किया जाता है। तो आरंभिक प्रयास में हम क्या देखते हैं कि जैसे जो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो परंपरा रही है, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ लिया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में सर्वप्रथम फ्रांसीसी विद्वान गारसा दतासी आते हैं और गारसा दतासी हिस्toire de la littérature हिंदुस्तान नाम से अपना एक सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन, उसको इतिहास को लेखनीबद्ध करने का प्रयास करते हैं, उसके इतिहास को लिखने का प्रयास करते हैं। तो उसके बाद देखते हैं कि मौलवी करीमुद्दीन आते हैं, महेश दत्त शुक्ल जी आते हैं और शिव सी सेंगर जी आते हैं। ये सभी हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का प्रयास करते हैं और लोग लिखते हैं, किंतु ये अब तक के जो भी विद्वान थे, इन सभी विद्वानों के यहाँ काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया या नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया गया है, किंतु यह प्रथम प्रयास रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने के। इसलिए लोग इनसे प्रेरित होते रहे हैं और इनके ग्रंथों से को आधार बना के उनसे बहुत सारे तथ्यों को ग्रहण किए, स्रोत के रूप में उन के इतिहास ग्रंथों को वो लिए हैं सभी विद्वान और अपना इतिहास ग्रंथ लिखने का प्रयास करते हैं। हम आरंभिक प्रयास के रूप में ये देखते हैं कि अब तक जो भी ग्रंथ लिखे गए थे, शिव सी सेंगर जी तक, किसी भी ग्रंथ में काल विभाजन का प्रयास नहीं किया गया था। उसके बाद जो हमारे अंग्रेजी के एक विद्वान आते हैं, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन जो आते हैं, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन, ये एक ऐसे विद्वान हैं जो हिंदी साहित्य के इतिहास का जो भी अब तक का इतिहास रहा है 900 वर्षों तक के इतिहास को, यह प्रथम बार अपने इतिहास ग्रंथ में काल विभाजन करने का प्रयास करते हैं, उसका वर्गीकरण करने का प्रयास करते हैं, उसका नामकरण करने का प्रयास करते हैं। इनका जो ग्रंथ था, जो इतिहास ग्रंथ है इनका, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान,
ऑफ हिंदुस्तान, इस नाम से ये ग्रंथ लिखते हैं, अपना इतिहास ग्रंथ लिखते हैं। और इस इतिहास ग्रंथ में पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को पहली बार उसका काल विभाजन करने का प्रयत्न करते हैं और उन सभी काल विभाजन को अलग अलग खंडों में बांट के उसका नामकरण करने का प्रयास करते हैं। तो यह विद्वान जो हैं यह परवर्ती विद्वानों के लिए भी अति महत्वपूर्ण होते हैं और इनका इतिहास ग्रंथ भी हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। इसके बाद इनसे प्रेरित होकर के ही आगे के आगे के जो इतिहासकार हैं वह इनसे प्रेरित होकर के अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य के इतिहास को कालों में विभाजित करने का और उसका नामकरण करने का प्रयास करते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो जॉर्ज ग्रियर्सन है ना, ये डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को 11 कालखंडों में बांटते हैं या 11 भागों में बांटते हैं। ये 11 भाग कौन कौन से हैं? 11 भागों में यह पहली बार इस पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटते हैं। अब हम एक एक करके उन सबको का देखेंगे कि क्या क्या नाम रखते हैं। पहले कालखंड को ये नाम देते हैं चारण काल। पहले खंड को क्या नाम देते हैं? चारण काल। दूसरे को क्या नाम देते हैं? दूसरे को नाम देते हैं ये 15वीं शताब्दी का 15वीं शताब्दी का पुनर्जागरण। 15वीं शताब्दी का पुनर्जागरण। ये क्या है? ये कालखंडों में विभाजित कर रहे हैं पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को। और उसके बाद तीसरे नंबर पे कालखंड का जो विभाजन करते हैं उसका नाम देते हैं मलिक मोहम्मद जायसी की कविता। मलिक मोहम्मद जायसी की कविता, जायसी की प्रेम कविता। ये तीसरे कालखंड का नामकरण करते हैं। कविता नहीं होगा, प्रेम काव्य है। मलिक मोहम्मद जायसी, जायसी का प्रेम काव्य या प्रेम कविता भी आप कह सकते हैं। चौथा कालखंड जो देते हैं, चौथे कालखंड को कहते हैं, चौथे कालखंड को क्या कहते हैं कि ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। और इसकी समय सीमा भी बताते हैं कि इसकी समय सीमा क्या बताते हैं? 1500 से लेके 1600 तक, 1500 से लेकर के 1600 ईस्वी तक इसकी समय सीमा निर्धारित करते हैं। एक चीज़ आप लोग देखेंगे कि जो ऊपर के 3 कालखंडों का इन्होंने विभाजन किया, इसकी कोई समय सीमा नहीं बताए हैं। लेकिन ये चौथा जो कालखंड है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, इसको कहते हैं कि ये देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, 1500 से लेकर के 1600 तक की ईस्वी को ये ब्रज का कृष्ण संप्रदाय नाम से अभिहित करते हैं। उसके बाद 5वें नंबर पे जो काल विभाजन करते हैं उसका नाम देते हैं मुगल दरबार। मुगल दरबार। छठे को क्या कहते हैं? छठे को कहते हैं तुलसीदास। तुलसीदास। फिर 7वें नंबर पे क्या आता है? रीतिकाल। रीतिकाल, इसकी भी समय सीमा निर्धारित करते हैं 1580 से लेकर के 1622। 1580 से लेकर के 1692 तक। 1692, मेरे मुंह से ऐसे ही 22 निकल गया था। 1692 ईस्वी, ये क्या है? ये रीतिकाल की समय सीमा निर्धारित करते हैं। उसके बाद जो 8वां नामकरण करते हैं या 8वां विभाजन करते हैं उसे कहते हैं तुलसीदास के अन्य परवर्ती। तुलसीदास के अन्य परवर्ती।
के अन्य परवर्ती। इसको ये क्या करते हैं, इसको ये दो भागों में विभाजित करते हैं और इसकी भी समय सीमा निर्धारित करते हैं। समय सीमा क्या इसकी बताते हैं कि 1600 से लेकर के 1700 ईस्वी, 1700 ईस्वी इसकी समय सीमा निर्धारित करते हैं और इसको ये दो भागों में बांटते हैं। दो भाग कौन कौन से हम अगले पेज पे देखेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं कि तुलसीदास के अन्य परवर्ती, इन्होंने 8वें कालखंड का नाम दिया और इसको क्या, इसकी समय सीमा क्या निर्धारित की, 1600 से लेकर के 1700 ईस्वी तक। अब इसके इन्होंने दो भाग किए। दो भाग में पहले को क्या कहा, धार्मिक कवि, पहले को ये कहते हैं धार्मिक कवि और दूसरे भाग को कहते हैं अन्य कवि। ये क्या है, ये तुलसीदास के अन्य परवर्ती नामक कालखंड का ये दो भाग में विभाजन है। तो दो भाग में विभाजित करते हैं। फिर नवे कालखंड को देखते हैं। नवे कालखंड को ये क्या नाम देते हैं, नवे कालखंड को नाम देते हैं 18वीं शताब्दी। क्या नाम देते हैं, 18वीं शताब्दी। अठारहवीं शताब्दी को भी ये क्या करते हैं, दो भागों में इसे भी बांट देते हैं। पहले को फिर यहाँ कहते हैं कि एक धार्मिक कवि हैं, यानी कि दो प्रकार के कवियों की बात कहते हैं ये, धार्मिक कवि, और पुनः इसके भी दूसरे भाग को अन्य कवि के नाम से संबोधित करते हैं, अन्य कवि। और फिर 10वें कालखंड को क्या कहते हैं, 10वें कालखंड को कहते हैं कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, ये कौन सी कंपनी रही होगी, आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखेंगे कि कौन सी कंपनी की बात यहाँ पे की जा रही है। कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। और इसकी समय सीमा क्या निर्धारित करते हैं, 1800 से लेकर के 1857 ईस्वी, 1800 से लेकर के 1857 ईस्वी के कालखंड को ये क्या कहते हैं, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। फिर 11वें नंबर को क्या कहते हैं, यानी कि इनका आप लोगों ने देखा है कि इन्होंने जो कालखंडों का विभाजन किया, 11 कालखंडों में बांटा, तो 11वें को नाम देते हैं महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। पहले हम इसको देख लेंगे कि ये जो कंपनी के शासन में हिंदुस्तान कहते हैं, इसको भी ये 3 भागों में बांटते हैं। पहले को कहते हैं बघेलखंड और बुंदेलखंड, बघेलखंड और बुंदेलखंड। बघेलखंड और बुंदेलखंड। दूसरे को कहते हैं बनारस, बनारस, और तीसरे को कहते हैं अवध, तीसरे को नाम देते हैं अवध। फिर जो इनका 11वां विभाजन है, 11वें को कहते हैं महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, यानी कि 1857 के बाद जब महारानी विक्टोरिया का शासन आ जाता है तो इसको ये उसी का नाम देते हैं महारानी विक्टोरिया, विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। ये क्या है, ये जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा किया गया काल विभाजन है और उसका नामकरण है। तो आपने क्या देखा कि इनका जो इतिहास ग्रंथ है, इसमें जो इन्होंने काल विभाजन और नामकरण किया है, इसमें विविधता दिखाई दे रही है। कि जैसे जो पिछले वीडियो में मैंने आपको काल विभाजन का आधार बताया था कि किन किन आधारों पे काल विभाजन किसी कालखंड का या हिंदी साहित्य के इतिहास का या फिर किसी के इतिहास का हो सकता है, तो उसमें जो हमने बताया था कि ऐतिहासिक कालक्रम का आधार, शासक और शासनकाल का आधार, साहित्यिक प्रवृत्तियों का
और युग प्रवर्तक साहित्यकार के नाम पर, या फिर सामाजिक, राष्ट्रीय और सांस्कृतिक आंदोलनों के आधार पे, फिर राजनीतिक नेता के आधार पे जो हम क्या कर सकते हैं, काल विभाजन कर सकते हैं। यानी काल विभाजन के ये आधार हो सकते हैं। अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वीडियो ज़रूर देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे। तो ये हम क्या देखते हैं कि ये इन्होंने वो सारे आधारों को ग्रहण कर लिया है। उन सभी जो भी काल विभाजन के जितने भी आधार हैं, उन सभी आधारों पे एक एक कालखंडों का नामकरण करने का इन्होंने प्रयास किया है। इसलिए इनके इस काल विभाजन को त्रुटिपूर्ण माना जाता है। इसको आगे के जो विद्वान आते हैं, जो परवर्ती विद्वान आते हैं या इतिहासकार आते हैं, वो इस काल विभाजन को सीधे रूप में स्वीकार नहीं करते, ये इसको त्रुटिपूर्ण मानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इसका जब हम मूल्यांकन देखते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें एक रूपता का अभाव पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक रूपता का अभाव। इनके काल विभाजन में क्या है? एक रूपता का अभाव है। दूसरा क्या है? साहित्यिक प्रवृत्तियों का भी अभाव हम देखते हैं। साहित्यिक प्रवृत्तियों का अभाव देखते हैं। साहित्यिक प्रवृत्ति का अभाव ये भी हम देखते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो काल विभाजन है, इसमें कहीं पे भी एक रूपता आपको नहीं देखने को मिलती है। कभी ये पूरे कालखंड, किसी एक कालखंड को चारण काल नाम देते हैं, किसी को 15वीं शताब्दी कह देते हैं और किसी को मलिक मोहम्मद जायसी कह देते हैं। यानी कि कभी तो ये कालक्रम के, ऐतिहासिक कालक्रम के आधार पे काल विभाजन करते हैं या नामकरण करते हैं। कभी ये शासक या शासन काल के आधार पे, जैसे विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, और कभी कहते हैं कि कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। तो कभी शासक या शासन काल के आधार पे, कभी नेता के आधार पे, तो कभी साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पे, जैसे रीतिकाल नाम देते हैं। कभी युग प्रवर्तक साहित्यकार जैसे मलिक मोहम्मद जायसी और तुलसीदास, ये क्या करते हैं? ये अपने काल विभाजन में इन सभी प्रवृत्तियों को या सभी आधारों को समाहित करने का प्रयास करते हैं। इसलिए ये काल विभाजन त्रुटिपूर्ण माना जाता है। फिर साहित्यिक प्रवृत्तियों का भी अभाव देखते हैं। क्यों? क्योंकि इस साहित्यिक प्रवृत्तियों में, जैसे कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, या 18वीं शताब्दी, या फिर महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, और ये बघेलखंड, बुंदेलखंड, बनारस, अवध, ये सब कहने से क्या होता है? किसी साहित्य के साहित्यिक प्रवृत्ति का बोध नहीं होता है, किसी साहित्यिक प्रवृत्ति का इससे पता नहीं चलता है। इसलिए ये काल विभाजन क्या माना जाता है? ये काल विभाजन या नामकरण त्रुटिपूर्ण माना जाता है। ये इसके दोष गिनाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि तीसरा ये क्या है? तीसरा यह प्रथम प्रयास है। यानी कि यह क्या है? यह हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन का यह प्रथम प्रयास, प्रथम प्रयास के रूप में ये सराहनीय है। प्रथम प्रयास के रूप में सराहनीय, यानी कि जो जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो भी काल विभाजन किया या नामकरण किया, वो क्या है? वह प्रथम प्रयास के रूप में अत्यंत सराहनीय कार्य है। क्योंकि इसमें बहुत सारी त्रुटियां होते हुए भी, बहुत सारा दोषपूर्ण होते हुए भी, ये काल विभाजन और नामकरण यह प्रथम प्रयास किया गया हिंदी साहित्य में। इसलिए यह काफ़ी सराहनीय भी है। क्योंकि जो आने वाले या आगे के जो भी परवर्ती इतिहासकार आए हैं, कहीं न कहीं जॉर्ज ग्रियर्सन के ग्रंथ से प्रेरित होते हैं, और प्रेरित होकर के ही वह अपने साहित्य में भी, अपने इतिहास में भी पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास के समय सीमा का काल विभाजन करने का प्रयास करते हैं और उसका नामकरण करने का प्रयास करते हैं। इसलिए यह काल विभाजन जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा अति महत्वपूर्ण है और सराहनीय भी है। तो आज की कक्षा में हमने इनको देखा। अब आगे के जो कक्षाएं होंगी, आगे की कक्षाओं में हम मिश्र बंधुओं को देखेंगे, आचार्य शुक्ल को देखेंगे, और उनके साथ साथ जितने भी इतिहासकार हैं, जैसे रामस्वरूप चतुर्वेदी हो गए, रामकुमार वर्मा हो गए, गणपति चंद्र गुप्त हो गए, इन सभी के काल विभाजन को हम बारी बारी से देखेंगे और साहित्य के दृष्टि से और अध्ययन के दृष्टिकोण से हम उसका मूल्यांकन भी करेंगे। तो आप लोग अगर हमारी पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखें, और आज की वीडियो को आप लोग खूब देखिए और लाइक करिए, कमेंट भी करिए। कोई सुझाव हो तो उस सुझाव को, या फिर कोई आपके प्रश्न हो तो उसको कमेंट के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमें बता सकते हैं, हम उसका जवाब अवश्य देंगे।
और वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब तो करिए ही, अपने मित्रों तक भी शेयर करिए। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस चैनल को आप और ऊंचाइयों पे ले जाएं और ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाने की आपकी ज़िम्मेदारी है। तो जो एक टारगेट होता है, उस टारगेट को पूरा करने की आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप कितने जल्दी से जल्दी इस पर 1000 या 2000 3000 जो भी हैं, आप किस तरह से सब्सक्राइबर बढ़वाते हैं, ताकि हम आपको और अच्छी से अच्छी कक्षा उपलब्ध करा सकें, हमारा मनोबल बढ़े और हम आपके लिए निरंतर प्रयासरत रहें और पूरे गहराई के साथ, पूरे गहन अध्ययन के साथ हम आपको क्लास दें, अच्छे से अच्छा कंटेंट दें और आप की तैयारी अच्छी हो। और आप इस बार जून माह की परीक्षा में यदि नेट जेआरएफ की परीक्षा में बैठते हैं या फिर यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में बैठते हैं या सहायक आचार्य की परीक्षा में बैठते हैं, तो आप उसमें सफलता प्राप्त करें। जैसे बहुत सारे विद्यार्थी होंगे, प्रतियोगी होंगे, जो अभी वर्तमान जो यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा की वैकेंसी आई थी 22 वाली, उसमें फॉर्म भरे होंगे। बहुत सारे यूपी का जो सहायक आचार्य का की वैकेंसी आई है, उसमें भी फॉर्म भरे होंगे। और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो आगामी नेट जून माह के नेट परीक्षा में भी बैठेंगे। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो झारखंड टीजीटी पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे होंगे, उसका भी फॉर्म डाल रहे होंगे। और बहुत ऐसे भी प्रतियोगी होंगे जो मध्य प्रदेश का जो सहायक आचार्य का की वैकेंसी आई है, उसमें भी वो फॉर्म डाल रहे हैं और उसकी तैयारी कर रहे हैं। राजस्थान के स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं। तो उन सभी विद्यार्थियों को जल्दी से जल्दी ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और इसको लाइक करते रहना चाहिए। हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए और इस चैनल के माध्यम से आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कराई जाएगी। आपको पूरे नोट्स भी दिए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।